नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विचार में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 8 मई 2026 के करंट अफेयर्स से। बात करते हैं इंसान के सर्वाइवल की। आज 8 मई है, यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। जीन हेनरी ड्यूनांट की जयंती है आज। हाँ, मतलब जब भी कोई बड़ी आपदा आती है या जंग छिड़ती है तो सबसे पहला नाम रेड क्रॉस का ही आता है। इस बार की 2026 की जो थीम है वो है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी मानवता को जीवित रखना। और ड्यूनांट के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि 1901 में जो पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार दिए गए थे ना, हाँ। तो वो उन्हें ही मिला था। और जिनेवा बेस्ड जो इनकी संस्था है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC, जी, उसे 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। 1917, 1944 और 1963 में। अरे वाह, 3 बार। लेकिन मुझे एक बात हमेशा खटकती है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय तो बिल्कुल अलग था ना। हाँ, वो तो है। आज के समय में जब वॉरफेयर इतना हाईटेक हो गया है, रिमोट ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो एक सदी से भी पुरानी ये संस्था आज भी ग्राउंड पर इतनी रेलेवेंट कैसे है? उनकी रेलेवेंस किसी एडवांस्ड तकनीक में नहीं है। उनकी रेलेवेंस उनके प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी यानी पूर्ण निष्पक्षता में है। अच्छा। हाँ, मतलब इसे ऐसे समझिए, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जब दो देश लड़ते हैं तो वो एक दूसरे की रिलीफ टीम्स पर भी भरोसा नहीं करते। उन्हें डर होता है कि रिलीफ के नाम पर जासूसी हो सकती है। सही बात है। ऐसे में ICRC एक ऐसा बफर है जिस पर दोनों पक्ष आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो नागरिकता या राजनीति नहीं देखते। यही न्यूट्रलिटी उन्हें आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाती है। बिल्कुल। और देखिए, सर्वाइवल का खतरा सिर्फ बॉर्डर पर गोलियों से तो नहीं है ना। अदृश्य खतरे ज्यादा डरावने होते हैं। जैसे अभी नीदरलैंड के क्रूज शिप MV होंडियस पर हंता वायरस का आउटब्रेक हुआ है। हाँ, और WHO की टीम वहां जांच भी कर रही है। और जैसे ही हम नया वायरस या WHO की जांच सुनते हैं तो तुरंत कोविड-19 वाला खौफ याद आ जाता है। क्या अब हर वायरस से इतना ही डरना चाहिए? डरना नहीं, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। हंता कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। ये मुख्य रूप से चूहों या कृंतकों के लार और मलमूत्र से फैलता है। शुरुआती लक्षण कोविड जैसे ही होते हैं। लेकिन एक क्रूज शिप पर ये इतना खतरनाक कैसे हो गया? मतलब क्रूज शिप तो एक लग्जरी जगह होती है, वहां चूहों के संपर्क में कौन आता है? देखिए, एक क्रूज शिप सिर्फ एक नाव नहीं है, वो एक तरह का तैरता हुआ सील्ड बंद डिब्बा होता है। अच्छा। हवा के सर्कुलेशन की वजह से हंता वायरस एरोसोलाइज्ड हो सकता है, यानी हवा में फैल सकता है। अगर शिप के कार्गो में संक्रमित चूहों के मलमूत्र के कण हवा में मिल गए तो वो पूरे शिप के वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए केबिन्स में फैल सकते हैं और ये बाद में ऑर्गन फेलियर तक का कारण बन सकता है। बाप रे, मतलब आप कहीं भी हों, शरीर को अज्ञात खतरे तो हैं ही। खैर, शरीर की रक्षा से बात निकली है तो सरकार की एक नई पहल भी तो आई है इसी से जुड़ी हुई। आप श्रम और रोजगार मंत्रालय की श्रमेव जयते विजन की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। अब कारखानों में 40 साल से ऊपर के सभी कर्मचारियों के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अक्सर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन उसे चलाने वाले इंसानी शरीर को भूल जाते हैं। 40 के बाद बॉडी में वियर एंड टेयर शुरू हो जाता है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। और इसमें एक बहुत सही चीज ये भी है कि अगर कोई खतरनाक इंडस्ट्री में है, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री या खदान में काम कर रहा है, तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वहां का माहौल इतना टॉक्सिक होता है कि 25 साल के युवा को भी केमिकल एक्सपोजर से नुकसान हो सकता है। सही कहा। और शारीरिक नुकसान और पीड़ा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया अभी। हाँ, एसिड अटैक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को जबरन तेजाब पिलाया जाता है, यानी इंटरनल इंजेक्शन, तो उसे भी अब एसिड अटैक विक्टिम माना जाएगा। मतलब ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए था ना। कोई कानून अंदरूनी झलने और बाहरी झलने में फर्क कैसे कर सकता है? अंदर का डैमेज तो बाहरी चोट से भी ज्यादा भयानक है। वही तो, और कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि बाहरी और आंतरिक चोटों में भेदभाव करना सीधा अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और इसके लिए कोर्ट ने अपनी वो असाधारण शक्ति अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया ना। हाँ, पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए। अब इससे होगा ये कि पीड़ितों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के सारे फायदे मिल सकेंगे। बहुत ही शानदार कदम है ये। तो सुप्रीम कोर्ट तो मानव जीवन की रक्षा कर रहा है, लेकिन उस पर्यावरण का क्या जिस पर हमारा जीवन टिका है? पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी खबर है। 2026 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन अपनाया जाएगा, राइट? बिल्कुल। आपको याद होगा इसकी शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को भारत के ही नेतृत्व में हुई थी।
इसमें 7 प्रजातियों शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण शामिल है। 24 देश जुड़ चुके हैं। और इस बार की थीम भी बहुत क्लियर है, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, बताइए। जंगल में तो हजारों प्रजातियां हैं, सारा ध्यान सिर्फ इन बड़ी बिल्लियों पर ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत सॉलिड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, अम्ब्रेला स्पीशीज का। अम्ब्रेला स्पीशीज मतलब एक छाते की तरह? एग्जैक्टली एक टॉप प्रेडिटर जैसे कि बाघ, उसे सरवाइव करने के लिए बहुत बड़ा इलाका और भरपूर शिकार चाहिए। शिकार को घास चाहिए, घास को अच्छी मिट्टी चाहिए। ओह, तो अगर आप सिर्फ टॉप प्रेडेटर को बचाते हैं तो मजबूरन आपको पूरा जंगल बचाना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाघ को बचाने का मतलब है उस छाते के नीचे के पूरे इकोसिस्टम को बचा लेना। क्या बात है। लेकिन इकोसिस्टम को बचाने का मतलब सिर्फ जानवरों को बचाना तो नहीं है। हमारी जो नई ग्रीन टेक्निक है उसका कचरा भी तो एक बड़ा सिरदर्द है। आप ईवी बैटरियों की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब हम पर्यावरण बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां ला रहे हैं, लेकिन उनकी बैटरियां ही पर्यावरण के लिए खतरा बन रही हैं। ये तो एक अजीब सा विरोधाभास है ना? वो बैटरियां लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों से बनती हैं। अगर उन्हें डंप किया गया तो जमीन जहरीली हो जाएगी। इसीलिए तो भारत और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने ईवी बैटरी रिसाइकलिंग का समझौता किया है, जो सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है। हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि कचरा फेंकने के बजाय उसी पुरानी बैटरी से लिथियम और कोबाल्ट वापस निकालकर नई बैटरी बनाई जाए। और इसके पीछे एक रणनीतिक चाल भी है। इन दुर्लभ खनिजों पर सबसे बड़ा एकाधिकार चीन का है, तो भारत और ईयू का यह समझौता चीन की मोनोपोली तोड़ने का भी एक तरीका है। बिल्कुल। और आत्मनिर्भरता की ये बात सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, अंतरिक्ष में भी तो हम चीन और बाकी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। अरे हाँ, स्काई रूट एरोस्पेस, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न। अभी उन्हें $60 मिलियन की नई फंडिंग मिली है, जिससे उनका वैल्यूएशन $1.1 बिलियन हो गया है। और उनका विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट भी लॉन्च के लिए तैयार है। प्राइवेट सेक्टर सच में स्पेस इंडस्ट्री को बदल रहा है। और इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है पाथफाइंडर सैटेलाइट। पाथफाइंडर के बारे में सुन के तो मैं हैरान रह गया था। ये भारत का पहला एआई संचालित सैटेलाइट है, जिसे पिक्सल और सर्वम एआई ने मिलकर बनाया है। हाँ, और ये आम सैटेलाइट से बहुत अलग काम करता है। मतलब आप सोचिए ना, ये ऐसा है जैसे आप फोन में ही वीडियो एडिट करके सिर्फ फाइनल कॉपी क्लाउड पर अपलोड करें। ये सैटेलाइट कच्चा डेटा भेजने के बजाय अंतरिक्ष में ही डेटा का विश्लेषण करता है। बिल्कुल। अंतरिक्ष में बैंडविड्थ बहुत महंगी होती है। पाथफाइंडर स्पेस में ही एनालाइज करके केवल निष्कर्ष धरती पर भेजेगा। इससे एनर्जी और समय दोनों की भारी बचत होगी। कमाल का इनोवेशन है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है, ऐसे डीप टेक इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए होती है, और अक्सर हमारे स्टार्टअप्स पैसे के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। इसी ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए तो आईआईटी मद्रास ने सिलिकॉन वैली के मेनलो पार्क में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर खोला है। लेकिन एक बात बताइए, विदेशी धरती पर आईआईटी खोलने से ब्रेन ड्रेन कैसे रुकेगा? ये तो प्रतिभा को बाहर भेजने जैसा नहीं हुआ। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। मकसद छात्रों को वहां बसाना नहीं है, मकसद है वहां मौजूद जो विदेशी पूंजी है, जो एफडीआई है, उसे भारत में बैठे स्टार्टअप्स तक पहुंचाना। प्रतिभा भारत में रहेगी, बस पैसा वहां से आएगा। अच्छा, तो ये एक तरह का पाइपलाइन है। और वैसे जंजीबार और अबू धाबी में तो पहले से ही आईआईटी कैंपस खुल चुके हैं। हाँ, और ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो हमारे भारतीय प्रवासियों का योगदान तो कमाल का है। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2026 के अनुसार रेमिटेंस यानी पैसा भेजने के मामले में भारत टॉप पर है। हाँ, मैंने पढ़ा था 2024 में $137.67 बिलियन का रेमिटेंस आया है भारत में। बिल्कुल। मेक्सिको दूसरे और फिलीपींस तीसरे नंबर पर है, और सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से भेजा गया है। ये पैसा सीधे हमारे लोकल इकोनॉमी में जाता है। खैर, हम सिलिकॉन वैली और स्पेस तक तो पहुंच गए, लेकिन हमारा बेस हमारा इतिहास ही है। अभी आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री में 16वीं सदी के कुछ तेलुगु शिलालेख खोजे गए हैं। हाँ, ये शिलालेख विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। मतलब इसे आप उस जमाने की बैलेंस शीट या सोशल मीडिया पोस्ट कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये शिलालेख उनकी टैक्स प्रणाली और धार्मिक मान्यताओं का असली आईना है, और इस तरह पत्थरों की स्टडी करने को एपिग्राफी कहते हैं। सही कहा। इतिहास पत्थरों पर दर्ज होता था, और आज संस्थाओं के जरिए हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी हुई हैं इस मई में। हाँ, जैसे शशि शेखर वेम्पति को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने प्रसून जोशी की जगह ली है। और सीबीएफसी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वो सिर्फ यू या ए सर्टिफिकेट नहीं देता, बल्कि समाज की संस्कृति को भी दिशा देता है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हलचल है। बिल्कुल। कुमार मंगलम बिड़ला अब वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा नीतियां बनाने वाले नीति आयोग में
अशोक कुमार लाहिड़ी नए उपाध्यक्ष बने हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी रोहित जैन नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। एक और बहुत अच्छी खबर एजुकेशन सेक्टर से थी। नई दिल्ली की सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 में साउथ एशिया का विनर चुना गया है। ये नियुक्तियां दिखाती हैं कि लीडरशिप कैसे इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल। तो आज के सफर को समेटें तो हमने रेड क्रॉस की निष्पक्षता से लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्याय तक की बात की, और साथ ही AI सैटेलाइट पाथफाइंडर, IIT के ग्लोबल एक्सपेंशन और ताड़ीपत्री के शिलालेखों तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स सेशन में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले सेशन में नए महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।